हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्राइड एकेडमी लगातार आपके बीच में क्लासेस लेके चल रहा है। आज का जो क्लास होने वाला है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमने आपको बताया था रॉकेट सिस्टम के बारे में भी हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको बहुत ही पसंद किए होंगे। हमने कहा था कि जब हमारा GSLV और PSLV में क्या अंतर था, डिफरेंस क्या था, उसको हमने बताने की कोशिश की है। तो जो PSLV होता था, PSLV में 4 स्टेजेस होते थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में हम सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करते थे या सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते थे, और जो लास्ट में जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज होते थे उसमें हम लिक्विड प्रोपेलेंट या लिक्विड फ्यूल का यूज़ करते थे। वहीं अगर GSLV की बात करते हैं तो GSLV में 3 स्टेजेस की हमने बात किया था, जिसमें हमने बात किया था कि इसमें लिक्विड और सॉलिड, पहले फेज़ में आपका सॉलिड और लास्ट फेज़ में सेकेंड फेज़ में लिक्विड और लास्ट फेज़ में क्रायोजेनिक इंजन का हम यूज़ करते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि हम GSLV में क्रायोजेनिक का इंजन का यूज़ करते हैं और क्रायोजेनिक अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग इंजन है, बहुत ही ताकतवर इंजन है, और जिसकी वजह से जो रॉकेट की एफिशिएंसी है काफ़ी उसने बढ़ा दिया है। और ये गर्व की बात है कि हमारा इसरो आज देखिए तमाम जितने इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं वो GSLV से लॉन्च कर रहा है। इवन मार्केट में द कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है, इससे बहुत ही प्रॉफिट हमें मिलेगा, भविष्य में और मिलेगा, क्योंकि जितने साउथ ईस्ट एशिया जितने नेशंस हैं वो उन सारे नेशन में डिमांड बहुत ही बढ़ गया है। जब डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी और हमें प्रॉफिट भी होगा। तो GSLV और PSLV में हमने विस्तार से चर्चा किया है। अब हम उसमें जैसे सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल के बारे में भी हमने बताया था, चर्चा किया था। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार आपके बीच में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाएं और फिर से हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड प्रोपेलेंट क्या होता है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या होता है कि इसमें जो सॉलिड फ्यूल होते हैं उसमें जो फ्यूल होता है एक सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें ऑक्सीडाइज़र को और फ्यूल को एक तरीके से मिक्स किया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करके सॉलिड फॉर्म में उसको रॉकेट में क्या करते हैं, रॉकेट के चैम्बर में उसको क्या करते हैं, एक तरीके से स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाएगा। जब यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है तो हमने जाहिर सी बात है आपको बताने की कोशिश की है कि जब यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है और स्टोर करने के बाद यहाँ पे जो कंबशन है, कंबशन में एक चिंगारी जलती है और जिसकी वजह से पूरा आग लग जाता है यहाँ पे। और जैसे आग लगता है तो जो सॉलिड है ये बहुत ही तेज़ी से अपने थ्रस्ट के माध्यम से गैस और आग छोड़ता है, जिसकी वजह से उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है और वहाँ न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है और वो चीज़ें ऊपर की तरफ पुश होती हैं, चीज़ें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र, दोनों को मिक्स किया जाता है कंबशन चैम्बर में, हमने आपको बता दिया था। वहीं पे देखेंगे कि जो लिक्विड, पहले मैं इसको सॉलिड को बता दें। जैसे अब और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं उसमें सॉलिड के कंपैरिजन में देखा जाए तो शट डाउन नहीं किए जा सकते हैं। मतलब सॉलिड जो फ्यूल इंजन है उनको शट डाउन नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार वो जल गया, एक बार यदि वो चल गया तो मतलब वो ख़त्म हो जाएगा फ्यूल, फिर उसको आप शट डाउन या फिर स्विच ऑन नहीं कर सकते हैं, उसमें आपके पास विकल्प नहीं होता है। वहीं पर अगर लिक्विड फ्यूल की बात किया जाए तो इसमें कंट्रोल सिस्टम होता है। और देखिए जहाँ कंट्रोल सिस्टम रहेगा तो उसकी इफ़िशियंसी तो बढ़ सकती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, क्योंकि स्पेस में क्या है, अगर कोई चीज़ें अगर चल रही हैं तो वो चलती रहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और हमें जहाँ उसकी नीड आवश्यकता होती है हम थ्रस्ट को ऑन करते हैं चीज़ें, तो फिर से क्या होता है वो बार बार रिलोकेट होती रहती है। तो ये हमको एडवांटेज मिल जाता है लिक्विड प्रोपेलेंट में। तो हम यहाँ पे शट डाउन और स्विच ऑन कर सकते हैं, और सॉलिड प्रोपेलेंट में ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, जबकि इसमें ऑप्शन होता है। आगे देखेंगे कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है लो स्पेसिफिक इम्पल्सेस, इसके पास लो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है। हमने स्पेसिफिक इम्पल्स के बारे में बताया था आपसे कि स्पेसिफिक इम्पल्स ये होता है कि मान लीजिए कि आपने इसमें अगर 1 kg यदि आपने, या 1 लीटर, या इसमें तो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है तो केजी में काउंट करेंगे। अगर 1 kg आपने फ्यूल इसमें डाला या 1 kg फ्यूल डाला तो इसकी क्षमता क्या हो सकती है, मान लीजिए कि 60 यूनिट या 60 to 70 यूनिट क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 60 to 70 यूनिट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 1 लीटर है और 1 लीटर की बात किया जाए तो ये क्या कर रहा है, 90 to 110 यूनिट जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे एफिशिएंसी बढ़ रही है। जैसे एग्जांपल है, जैसे किलोमीटर क्या होता है, कोई कार है, कार का जो एवरेज देखा जाता है तो कितने किलोमीटर जो लीटर होता है, कितने लीटर में कितना किलोमीटर जाती है, उसके अनुसार उसकी एफिशिएंसी चेक किया जाता है। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इसीलिए जो सॉलिड प्रोपेलेंट का जो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है बहुत ही कम होता है और इसका स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ही हाई होता है, ज़्यादा होता है।
स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बहुत ही ईजी होता है सॉलिड प्रोपेलेंट का। अगर वहीं पे लिक्विड प्रोपेलेंट की बात करते हैं तो इसका स्टोरेज, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कंपैरेटिवली, बहुत नहीं, कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। और वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो माइनस में चीज़ों को स्टोर किया जाता है, बहुत ही कम तापमान में और बहुत ही दाब में, ज़्यादा दाब में इस चीज़ों को स्टोर किया जाता है लिक्विड प्रोपेलेंट में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया भी था। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट में क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन है इसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है और इसको दो चेंबर बनाए जाते हैं। एक जो चेंबर बनाया जाता है ऑक्सीडाइज़र का, जिसमें ऑक्सीजन होता है, और एक जो चेंबर होता है उसमें क्या, फ्यूल रखा जाता है। और दोनों में एक तरीके से पाइप होता है और वो पाइप क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि सपोज करिए ये आपका कंबशन है और कंबशन में आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने फ्यूल रखा, ठीक है, आपने यहाँ फ्यूल रखा और यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइज़र रखा। अब यहाँ से ऑक्सीडाइज़र जा रहा है ऊपर, यहाँ से फ्यूल जा रहा है ऊपर और दोनों कंबशन में जाएंगे और यहाँ चीज़ें क्या होंगी, बर्न होगी और यहाँ से थ्रस्ट क्या करेगा, पुश करेगा और रॉकेट इधर मूव होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है, चीज़ें जाती हैं यहाँ से लिक्विड फॉर्म में। तो जो यहाँ पे जो फ्यूल होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन को लिक्विफाइड किया जाता है और इसको स्टोर किया जाता है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा क्योंकि पिछले वीडियोस में जो हिंदी माध्यम के बच्चे थे थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस की। डिफ़िकल्टी महसूस नहीं की, उनका कहना था कि सर थोड़ा अगर, क्योंकि यूपीएससी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अंग्रेजी से सीधा उसका अनुवाद हिंदी में कर देते हैं और समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेम टू सेम उसी अप्रोच से मैं आपको समझाने की कोशिश हिंदी में भी करूँगा। अगर यहाँ पर आप चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन टिक करके आएंगे, मार्क्स लेके आएंगे। बोलते हैं जैसे सॉलिड प्रोपेलेंट को बोलते हैं हिंदी में ठोस प्रणोदक बनाम तरल प्रणोदक। तो ठोस प्रणोदक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ठोस ईंधन में होते हैं। ये इसमें जो ऑक्सीकरण होता है पहले से एक साथ मिश्रित होते हैं, हमने क्या मिक्सअप होते हैं और दहन कक्ष के अंदर ठोस के रूप में स्थापित होते हैं। वहीं पे तरल प्रणोदक की बात करते हैं तो इसमें जो होता है इंजन, तरल ईंधन जैसे तरल हाइड्रोजन या मिट्टी के तेल, उनको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है और तरल ऑक्सीडाइज़र भी का उपयोग किया जाता है। दो चेंबर उसके बने होते हैं। इन्हें अलग अलग टैंकों में अलग अलग टैंकों में संग्रहित किया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार दहन कक्ष में पंप किया जाता है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तरल प्रणोदक इंजनों के विपरीत ठोस प्रणोदक मोटरों में बंद करने की आज़ादी नहीं होती है, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। देखिए, लेकिन वहीं पे इसको क्या किया जा सकता है, लिक्विड प्रोपेलेंट को इसको क्या नियंत्रित किया जा सकता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया जा सकता है। और इसमें देखते हैं कि इसका जो विशिष्ट आवेश होता है, जो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है, वो क्या होता है, जो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है इसमें बहुत ही कम होता है और यहाँ पे जो होता है स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ही ज़्यादा होता है लिक्विड प्रोपेलेंट में। इसका देखा जाए भंडारण, हैंडलिंग और तुलनात्मक रूप से आसान होता है, यहाँ थोड़ा कठिन होता है इसका भंडारण। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रायोजेनिक इंजन। थोड़ा क्रायोजेनिक इंजन पे मैं एक चीज़ आपको विस्तार से बताऊंगा। क्रायोजेनिक इंजन जैसे जीएसएलवी में हमने कहा, क्या बोला कि जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है सबसे अपर स्टेज में, सबसे ऊपर। तो क्रायोजेनिक इंजन को पता है आपको 50% एफिशिएंसी बढ़ा देता है। केवल अकेले 50% एफिशिएंसी बढ़ाने का काम कौन करता है, तो क्रायोजेनिक इंजन करता है जीएसएलवी में। आप सोचिए 50% एफिशिएंसी तो केवल और केवल कौन, मोर देन 50% एफिशिएंसी तो ये क्रायोजेनिक इंजन ही बढ़ा देता है। सोचिए, इसको आखिरी स्टेज में भी यूज़ किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ये लास्ट स्टेज में होता है, हमें क्या पता, सबसे आखिरी स्टेज में होता है ये। जो भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसके क्रायोजेनिक, इनका जो स्टडी किया जाता है प्रोडक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स एज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई रॉकेट स्पेस में चली गई और स्पेस में जैसे जाती है तो आपको पता है आप जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता रहता है, कम। ऊपर तो टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो जब आप माइनस में चले गए, -275 डिग्री सेंटीग्रेड में जब जाएंगे तो वहाँ पे कैसे कंबशन में चीज़ें बर्न होंगी और कैसे चलेंगी, तो इसमें एक तरीके से इसका बिहेवियरल स्टडी भी किया गया और इसीलिए क्रायोजेनिक
को एक अच्छे तरीके से हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर करके उसमें चीज़ों को ऑक्सीडाइज़र को उसमें डाला गया अलग चैम्बर में, और उन चीज़ों को क्या लिक्विफाइड करके डाला गया और उनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर किया गया ताकि वो चीज़ें कम टेम्परेचर पे जाके बर्न हो सके और जो भी डेस्टिनेशन हो रॉकेट का या हमारा जो भी सैटेलाइट है वहाँ उसको ले जा पाए। इस बात को ध्यान में रखिए। बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किया जाता है, इसमें चीज़ों को फिल किया जाता है। क्रायोजेनिक जो रॉकेट होते हैं मोर एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट होते हैं, प्रोवाइड मोर थ्रस्ट, ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं एवरी किलोमीटर ऑफ द प्रोपेलेंट। इट बर्न्स कंपेयर टू द सॉलिड and earth storable liquid propellant rocket stages. However, the cryogenic stage is technically very complex, बहुत complex होता है, and compared to the solid and earth storage liquid propellant use of the propellant as extremely low temperature. भाई एक थोड़ा इसको क्रिटिकल होता है यूज़ करना, क्योंकि इसमें जो फ्यूल को स्टोर किया जाता है बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही कम टेम्परेचर पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्रायोजेनिक इंजन मेक यूज़ ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। हमने क्या बोला, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि क्रायोजेनिक इंजन में किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं प्रोपेलेंट के फॉर्म में, और इनको जो लिक्विफाई किया जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, -53 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को, बिल्कुल रखिएगा। -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उससे ऊपर टेम्परेचर पे, या मतलब उससे कम, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, नेगेटिव माइनस टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, चीज़ों को स्टोर किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें स्टोर इन द रिस्पेक्टिव टैंक्स फ्रॉम दे आर द पम्प्ड इनटू दी टर्बो पम्प्स बाय द इंडिविजुअल्स बूस्टर पम्प्स टू इंश्योर दैट द हाई फ्लो रेट ऑफ द प्रोपेलेंट इनसाइड द कंबशन थ्रस्ट चैम्बर। हमको पता है, हिंदी में देख लेते हैं। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है सबसे पहले ये अंतिम चरण में यूज़ किया जाता है, आखिरी चरण में इसको यूज़ किया जाता है, और जो क्रायोजेनिक अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने में बहुत ही कम तापमान पर सक्षम होता है। ठीक है, यह क्रायोजेनिक रॉकेट चरण अधिक कुशल, बहुत कुशल होता है किसके, ठोस और लिक्विड के कंपैरिजन में। और देखा जाए, हालांकि क्रायोजेनिक चरण तकनीकी रूप से ठोस या पृथ्वी भंडारण योग्य तरल प्रणोदक चरणों की तुलना में बहुत कम तापमान पे चीज़ों को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। क्रायोजेनिक इंजन जो प्रणोदक रूप से तरल ऑक्सीजन, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यानी तरल ऑक्सीजन का और तरल हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में कि क्रायोजेनिक इंजन एक्चुअली क्यों आया, कैसे आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से चीज़ें आई, और इन्वेंशन पता है कि अगर कहीं किसी कंट्री में चीज़ें इवेंट होती हैं तो दूसरे कंट्री में भी वो इन्फ्लुएंस करती हैं, चीज़ें इन्फ्लुएंशियल होती हैं। हमको लगता है, किसी कंट्री को लगता है कि वो चीज़ें वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी होना चाहिए, इससे हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, नए नए शोध कर सकते हैं, अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। यही चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे इसमें कि इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अगर क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं तो 1982 में फर्स्ट टीम टू मेक द इंजन, पहली टीम बनाई गई इंजन बनाने के बारे में। फिर उसके बाद क्या 1986 टू 1981 में क्या करता, जो एंट्री द एक्सपेरिमेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए थे। 1991 में रशियन एग्रीमेंट हुआ था। रशियन एग्रीमेंट क्या कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में 1991 में हमने रशियन एग्रीमेंट किया था टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए। हमने कहा था कि जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है उसको हमारे साथ साझा करिए, हमें ज़रूरत है। और ये क्योंकि ये एग्रीमेंट सफल भी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो अमेरिका होता है, यूएसए होता है, रशिया के ऊपर बहुत ही दबाव बनाता है। किसके माध्यम से, MTCR के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ठीक है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम होता है, इसके माध्यम से रशिया के ऊपर दबाव बनाया जाता है। और ये क्या करता है, फिर एग्रीमेंट क्या होता है, रशिया बैकआउट, रशिया इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है। और उसके बाद ऐसा नहीं, यूएसए, भाई यूएसए ऐसा क्यों करता है, यूएसए प्रेशर क्यों बनाता है, क्योंकि यूएसए भाई नेशनल इंटरेस्ट होता है, सबका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। यूएसए को ऐसा लगता है कि यार हम तो यूएसए के पास भी गए थे, इंडिया यूएसए के पास भी गया था, और उसके बाद फ्रांस के पास भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे वो इतना
कॉस्ट मांग रहे थे, उतना पैसा मांग रहे थे और वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। जो बहुत ही कम रेट में हमारा एग्रीमेंट साइन होता है रशिया के साथ, तो उसमें यूएसए को तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखता है कि ठीक है, तुम अगर हमारे साथ नहीं एग्रीमेंट किए तो मैं तुमको किसी और के साथ भी एग्रीमेंट नहीं करने दूंगा। ऐसी बातें यूएसए करता है और जाहिर सी बात है उस समय गलत भी होता है, चीज़ें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो रशिया होता है ये वापस ले लेता है चीज़ों को। और 1994 में, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी किसी से कम थोड़ी होते भाई। साइंटिस्ट इन्वेंशन क्या होता है पता है? अगर आपको कहीं किसी चीज़ को खोज का अगर लत लग जाए ना, आप शांत बैठ नहीं सकते हैं। आपका मन हमेशा चंचल रहेगा, आप खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे। इतना रिसर्च में इंटरेस्ट आता है, हमको लगता है हम तो करके रहेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो कहीं नहीं हमारी एफिशिएंसी पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और हमें अपने भारत देश को बहुत आगे लेके जाना है। इसीलिए कुछ भी करके हमें तो क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करना है। और आप देखिए किस तरीके से चीज़ें बनती हैं और हमारे साइंटिस्ट कितने एक तरीके से उनके अंदर अच्छा विचार होता है और एक तरीके से रिजिडिटी उनके थाट्स में होती है कि हार नहीं मानना है। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर 1994 की बात करते हैं तो इंडियन क्रायोजेनिक प्रोग्राम फॉर्मलाइज हो जाता है, बना दिए जाते हैं कि चलो ठीक है, हम जो क्रायोजेनिक का जो भी प्रोग्राम होगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या क्या फ्रेमवर्क होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। 2000 की बात करते हैं तो फर्स्ट इंजन टेस्ट किया जाता है, फेल हो जाता है। क्रायोजेनिक बना करके फर्स्ट टेस्ट किया जाता है और वो जो इंजन होता है फेल हो जाता है 2000 में। 2003 की बात करते हैं तो फर्स्ट जो इंजन का सक्सेसफुल हो जाता है 2003 में। याद रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि क्रायोजेनिक इंजन हमारा सफल हो जाता है परीक्षण इसका। 2007 में देखते हैं कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन विद रॉकेट, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, अब इस इंजन को रॉकेट में फिट किया जाता है। मान लीजिए रॉकेट है तो रॉकेट में हमने क्या किया, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन लगा दिया, ठीक है ना। क्रायोजेनिक को इंजन को लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि वो फेल हो जाता है, रॉकेट में इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है ठीक से, जिसकी वजह से फेल हो जाता है। फिर 2010 में क्या होता है, फर्स्ट फ्लाइट इसको किया जाता है और लेकिन ये भी चीज़ें असफल होती हैं। बाद में 2014 में क्या होता है, फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, और 2014 में हम सफल हो जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन हमारा सफल हो जाता है, उसको रॉकेट में लॉन्च कर दिया जाता है। आप सोचिए किस तरीके से एक बैकग्राउंड इसका है। आप देखिए तो एक तरीके से इंडिया होता है, हमारे भारत, प्यारा भारत जो छठा एक देश कंट्री बना जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन है। पहले पे यूएसए, जापान, फ्रांस, चाइना, रशिया, फिर हमारा इंडिया ने भी इसकी खोज कर दी, इन्वेंशन कर दिया, इसको बना दिया और दिखा दिया देश को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी दम है, ठीक है। तो हमें गर्व होना चाहिए भारत पे। तो ये सब चीज़ें हैं। आप क्रायोजेनिक इंजन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि रामजेट इंजन क्या है, ठीक है। रामजेट इंजन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्रायोजेनिक का आविष्कार हुआ, इंजन आया, तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, हम तो उससे आगे चीज़ों को देखें कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं, और बेहतर चीज़ें क्या हो सकती हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो आगे यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर मैं ये पूछूं कि मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर बराबर क्या होता है, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर बराबर होता है, मैक नंबर मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। आप यहाँ देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें अभी समझ में आएंगी। अगर ये बोला जाए कि जो मैक नंबर है, अगर m 1 से स्मॉल, 1 से छोटा हो, इसका मतलब ये है कि वो जो मिसाइल है, वो जो रॉकेट है, या वो जो क्राफ्ट है, वो क्या है कि सबसोनिक है। आपने सुना होगा ना, आपको कन्फ्यूज़न भी होगा कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होते हैं, एक्चुअली इनको क्या किया जाता है। उनका एक तरीके से स्पीड का एक मेजरमेंट होता है, कितने स्पीड से चलती हैं वो, और उसमें स्पीड ऑफ साउंड से उनको कंपेयर किया जाता है। तो इसीलिए अगर ये देखा जाए कि m अगर 1 से छोटा है, अगर मैक नंबर 1 से छोटा आ गया, मतलब क्या है कि वो सबसोनिक है, सबसोनिक स्पीड से चल रहा है। अगर वहीं पे देखा जाए कि जो मैक नंबर है 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, 5 से स्मॉल हो, स्मॉलर देन 5, इट मीन्स कि ये क्या है, सुपरसोनिक है।
ये सुपरसोनिक है, ठीक है ना। ये क्या है, सुपरसोनिक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो m है, जो मैक नंबर है, वो मोर देन 5 हो, तो आपको पता होना चाहिए ये हाइपरसोनिक होता है। हाइपरसोनिक, मेरी बात समझ में आ रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहली बात, आप मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर ये देखा जाए तो अगर m छोटा है मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब सबसोनिक है। अगर वहीं पे 1 से ज़्यादा है, 5 से कम है, मतलब इसका मतलब वो सुपरसोनिक है, साउंड से भी तेज़ चलता है। अगर वह मोर देन 5 हो तो इसका मतलब हाइपरसोनिक है, कम से कम 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से चलता है साउंड का। इस बात से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। रामजेट इंजन के बारे में हम बात करते हैं। तो रामजेट इंजन क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। जो रामजेट इंजन होता है, आप देख रहे हैं कंबशन है, कंबशन चेंबर है। आप ये सोचिए कि हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में GSLV PSLV के बारे में बताया, हमने लिक्विड प्रोपेलेंट के बारे में बताया, हमने सॉलिड प्रोपेलेंट के बारे में बताया। तो लिक्विड प्रोपेलेंट में क्या होता था, 2 तरीके के चेंबर होते थे। इवन क्रायोजेनिक इंजन में भी 2 तरीके के चेंबर बनाए जाते हैं। पहले में लिक्विड फ्यूल को स्टोर किया जाता है, सेकेंड चेंबर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज़र का यूज़ करते हैं। पहले में फ्यूल का यूज़ करते हैं, दूसरे में ऑक्सीडाइज़र का यूज़ करते हैं। अब आप ये सोचिए कि उसमें ये देखा गया यार, अगर ऑक्सीडाइज़र को आप लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका भी कुछ वेट होगा, और अगर इसको न लेके जाया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए, तो जितना इसका भार है उतना उसका पेलोड बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप सेटेलाइट को लेके जा रहे हैं, तो अगर ऑक्सीडाइज़र का वेट, अगर ऑक्सीडाइज़र उसको मिसाइल में न लगाया जाए, रॉकेट में न लगाया जाए, तो मतलब ये है कि रॉकेट का पेलोड बढ़ जाएगा, मतलब वो एक्स्ट्रा सेटेलाइट्स लेके जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें सोची गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा कि एटमॉस्फेयर से उसको स्टोर कर लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर से उसका इंडक्शन किया जाएगा। और फ्यूल को सिर्फ लेके चलो, फ्यूल को सिर्फ इस रॉकेट में क्या करो, डालो, इंजेक्ट करो, फ्यूल इंजेक्ट करो क्या इस रॉकेट में, और बाकी जो एयर है वो कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से चीज़ें रामजेट इंजन बनाया गया। तो ये क्या करेगा, ये अधिक पेलोड लेके जा सकता है, ठीक है ना, अधिक पेलोड लेके जा सकता है। और जाहिर सी बात है, इसको पहले क्या होता है कि एडिशनल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। असिस्ट कौन करता है, तो जो छोटे छोटे देखे होंगे सेटेलाइट्स लगे होते हैं ऐसे, मान लीजिए ये सेटेलाइट्स बड़ी हो गई अपनी, तो यहाँ छोटे छोटे सेटेलाइट्स लगे होते हैं ऐसे। तो ये क्या होते हैं, ये इसके एडिशनल असिस्ट करते हैं, एडिशनल चीज़ें होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, एडिशनल रॉकेट्स होते हैं इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। स्क्रैमजेट इंजन की बारे में बात करेंगे तो अच्छा, ये क्या होती है, जो रामजेट होता है ये सबसोनिक होता है। क्या होता है, सबसोनिक स्पीड से चलता है। अगर वही स्क्रैमजेट की बात करते हैं तो सुपरसोनिक कंबशन इंजन होता है। क्या होता है, सुपरसोनिक इंजन। सुपरसोनिक कंबशन इंजन कौन सा है, तो स्क्रैमजेट। इसमें क्या किया जाता है कि आप देख रहे हैं चीज़ों को कैसे, ये नोज़ल होता है, यहाँ से अपना फ्यूल आता है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब देखिए क्रायोजेनिक और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में क्या अंतर है, ठीक है ना। स्क्रैमजेट के बारे में बता रहा है कि सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, क्या सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, ठीक है, स्क्रैमजेट ये है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर क्रायोजेनिक इंजन के बारे में और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में देखा जाए तो इसमें क्या एडवांसनेस है, तो इसमें देखा जाए तो नो एयर इनटेक इज़ रिक्वायर्ड इन दिस इंजन, मतलब वो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीडाइज़र लगे होते हैं तो उसमें एयर इनटेक की क्या ज़रूरत है, इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एयर इनटेक इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस इंजन, मतलब उसमें हम लिक्विड ऑक्सीडाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेता है और कंबशन चैम्बर में क्या करता है, फ्यूल को जलाता है और बहुत तेज़ी से आग निकलती है उसमें। दूसरा देखेंगे कि फ्यूल नीड्स टू बी स्टोर वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक के तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत लो टेम्परेचर पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, इसमें कम टेम्परेचर रहेगा उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अधिक टेम्परेचर हुआ तो भी उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज तो काफ़ी इसका ईजी है। स्क्रैमजेट का स्टोरेज कितना ईजी है, इट रन्स एफिशिएंटली व्हेन लो टेम्परेचर फ्यूल ट्रांसफॉर्म्स एंड मिक्स करेक्टली एंड इग्नाइट। ये बहुत ही एफिशिएंटली चलता है जब चीज़ें जो मिक्सअप है वो बहुत अच्छे से हुआ हो।
अगर यहीं पे देखते हैं, इट रन्स इफिशिएंटली एट अ सुपरसोनिक स्पीड दैट फोर्सफुली कंप्रेशंस एयर बिफोर दी कंबशन। मतलब आप इसमें देखा जाए कि फोर्सफुली उसमें कंबशन में एयर को स्टोर किया जाता है एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या होता है कि जितना तेज़ी से उसमें एयर आती है, जितनी तेज़ी से ऑक्सीजन को वो पकड़ता है, खींचता है अपनी तरफ, उतना ही उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ये स्क्रैमजेट का फीचर्स है। इंडिया की बात करते हैं तो हमारा प्यारा भारत जो छठा नेशन है जिसने क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया। अगर वहीं पे स्क्रैमजेट इंजन की बात करते हैं तो हमारा भारत चौथा नंबर पे आता है, 4th नंबर पे। ठीक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी तक हमने इसका टेस्टिंग फ्लाइट के रूप में फ्लाइट टेस्टिंग किया है, अभी हमने इसको रॉकेट टेस्टिंग नहीं किया है, भविष्य में इसको किया जाएगा। इट कॉस्ट पेलोड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडाइज़र। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडाइज़र? इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ऑक्सीडाइज़र का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडाइज़र का कॉस्ट बच जाता है, सेव हो जाता है, बच जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं करते हैं और ज़्यादा पेलोड भी लेके जा सकता है, मोर पेलोड्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, समझ में आ रही चीज़ें। आगे देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी वाले माध्यम के बच्चों के लिए। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, इस इंजन में हवा के सेवन की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें क्या होता है कि इसमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, सेवन की ज़रूरत पड़ती है। ईंधन को बहुत कम तापमान पर स्टोर किया जाता है, इसमें तो कम तापमान पर कोई ज़रूरी नहीं होता है। यह कुशल चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है अगर चीज़ें बहुत अच्छी से मिश्रित होती हैं तो। अगर सुपरसोनिक में ये बहुत अच्छे से चलता है जब दहन पहले हवा को बलपूर्वक संपीड़ित करता है। जितना तेज़ी से हवा आता है उसमें, जितना तेज़ी से सक करता है हवा को, उतना ही तेज़ी से ये भागता है। और इसमें देखा जाए तो जो भारत है इसमें क्रायोजेनिक का 6th नंबर है जिसने चीज़ों को बना दिया था, और ये 4th नंबर पे है भारत जो हमारी चीज़ों को बना दिया था। ठीक है ना। इसमें कौन कौन? तो अमेरिका, रूस और USA। ठीक है ना। पेलोड जो पेलोड है इसका लागत अधिक लगता है, स्वतंत्र है, लेकिन इसमें चूँकि बचाता है तो चीज़ों को सेव करता है क्योंकि यहाँ पे उसको पेलोड ले जाने की ज़रूरत नहीं, ऑक्सीडाइज़र नहीं लेके जाता है वो। अब आगे देखते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, GSLV हो गया, PSLV हो गया या क्रायोजेनिक इंजन हो गया, आप देखते हैं इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, बिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीस लगते हैं। हम तो वैसे बहुत ही कम कॉस्ट में बना देते हैं, भारत बहुत ही कम कॉस्ट में बनाता है, लेकिन इसको एक तरीके से फिर भी बहुत पैसा लगता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर कोई रॉकेट स्पेस में चला गया तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि रॉकेट फिर से स्पेस से लैंड पे आ जाए, धरती पे आ जाए, एंड हम उसका फिर से रीयूज़ कर सकें, उसको रिसाइकलिंग कर सकें। तो एक तो क्या है, हमारा टाइम बचेगा, और सेकेंड चीज़ क्या है, कॉस्ट बचेगा, पैसा बचेगा। तो इसकी बात की गई इसमें। रीयूजेबल लैंड व्हीकल में देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल चैलेंजिंग endeavors is towards the developing essential technology for the fully reusable launch vehicle to enable the low cost access to the space। बहुत कम चार्जेस लगेंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए इसका सिमिलर टू दैट एयरक्राफ्ट एंड कंबाइंस कॉम्प्लेक्सिटी टू बोथ लॉन्च व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, जो हमने बताया वही है, ठीक है। पुनः प्रयोजन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में हम जानेंगे। जो टेलीस्कोप होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले टेलीस्कोप गैलीलियो द्वारा लाया गया, करीब 1609 में इसको लाया गया, आई थिंक 1609 में गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। टेलीस्कोप का एक उद्देश्य है कि जो भी अंतरिक्ष में या यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, या कोई हमारा एक तरीके से जो भी उपग्रह होता है या एस्टेरॉइड्स होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनके एक्टिविटी को देख सकते हैं। ऐसी इसीलिए चीज़ों को लाया गया। तो ये क्या है, टेलीस्कोप। उसको आप धरती पर रह के चीज़ों को देख सकते हैं, वही तो है टेलीस्कोप। उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जितने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, इवन जितने ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रख सकते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। तो यही एक उद्देश्य है। टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप मतलब क्या होता है कि टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया जाता है और हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, दूर स्पेस से चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप मतलब ये होता है कि हम जो टेलीस्कोप का जो निर्माण करते हैं वो ग्राउंड पे, धरती पे करते हैं और यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। अगर आप बात करें एफिशिएंसी की, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सोलर जो टेलीस्कोप होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। उसमें हम चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसका तथ्य भी है, मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैं बता भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यही बता देता हूँ,
ठीक है। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप, हमने क्या कहा कि मान लीजिए अगर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है तो हम क्या करेंगे, हमारी धरती हो गई और धरती पे क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे और यहीं से चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना, यहीं से आप चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे। अब आप ये सोचिए, अगर आप अर्थ से टेलीस्कोप के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक एटमॉस्फेरिक लेयर है। और आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ से चीज़ों को देखेंगे तो बीच में तो लेयर आ गई ना, तो क्या वो ठीक से विजिबल होगा? अगर आप यहाँ से इस तारे को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, तो क्या विजिबल होगा ठीक से? नहीं, क्योंकि बीच में परत आ गई है और ये परत बाधा बन रही है। इसमें एरोसोल्स भी होते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, धूल के कण होते हैं, वेपर, वाटर वेपर होते हैं। अब आप ये सोचिए, ये तमाम चीज़ें होती हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को देखना। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, AO बनाया, एडॉप्टिव ऑप्टिक्स। हमने एडॉप्टिव ऑप्टिक्स बनाया, AO। क्या है? एडॉप्टिव ऑप्टिक्स। जो एडॉप्टिव ऑप्टिक्स होता है, ये क्या करता है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं आप सैटेलाइट के माध्यम से तो ब्लर आता है, तो उस ब्लर को कम किया जा सकता है एडॉप्टिव ऑप्टिक्स के माध्यम से। तो एडॉप्टिव ऑप्टिक्स के माध्यम से अब चीज़ें अच्छे से देखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी देखिए, एक एटमॉस्फेरिक लेयर है, धूल के कण है, वाटर वेपर है, तो चीज़ें ऑब्वियसली देखने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। अगर स्पेस की बात करते हैं तो ये हमारा अर्थ हो गया और यहाँ पर हमारा सैटेलाइट हो गया और यहाँ पर तारा हो गया। आप सोचिए, यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कितना इजी हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से हम चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लेयर ही नहीं है, तो हम बहुत ही अच्छे से विजिबल कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप होता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं करता हूँ आपसे। मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये हमारा अर्थ पे क्या है, चीज़ें हैं, अर्थ पे हमारा अर्थ बेस्ड क्या है कि टेलीस्कोप है। अब हमारा पृथ्वी पे टेलीस्कोप है। आप ये सोचिए कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, बहुत दूर है, कोई तारा, स्टार, इसको देखना है, तो आपको पता है कि यहाँ से बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। सन से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। इवन सन से नहीं, सन से रिफ्लेक्ट होकर जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वहाँ से भी बहुत से रिफ्लेक्टिव वेव्स आती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ये जैसे हमारे ओजोन परत पर पड़ती हैं, इसमें से मैक्सिमम जितनी रेज होती हैं, ये तो बैक टू वहीं चली जाती हैं जहाँ से आती हैं, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बहुत ही कम चीज़ें जैसे इंफ्रारेड, विजिबल रेज और एक्सरे ही चीज़ें पृथ्वी पे आ पाती हैं। सॉरी, एक्सरे नहीं, रेडियो वेव्स, या रेडियो वेव, विजिबल और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इंफ्रारेड। बाकी तो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन का जो पेनिट्रेशन होता है अर्थ में पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो दिखना चाहिए हम उसका आकलन ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर वहीं स्पेस की बात किया जाए तो इसके बीच में कोई बैरियर नहीं होता है। यहाँ से जो भी स्टार होते हैं या जो भी सन होता है, यहाँ से फुल जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारे रेस क्या करते हैं, इस पर पड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ से रेस पड़ते हैं तो उस पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। इसको मैं जैसे रेस में बार बार रेस की बात कर रहा हूँ, वेव की बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ? आप सपोज करिए हमारा सन है और सन से यहाँ से क्या है कि बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि ये जो इतनी जो रेडिएशन है, ये क्या है, रेडियो वेव है, यहाँ पे एक्स रे है, ये चीज़ें हैं। तो अगर हम इस एक्स रे को अगर स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि अर्थ की एक्चुअली वहाँ पे कितना इंटेंसिटी है, हीट इंटेंसिटी कितना है, उसके पास कितना एनर्जी है, पता कर पाएंगे, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। लेकिन अगर ये सोचिए, अगर ये सेटेलाइट पे पड़े ही ना तो हम कैसे पता कर पाएंगे? अगर हमारे पास सिर्फ रेडियो वेव्स आ रही हैं तो जाहिर सी बात है हम कम जान पाएंगे सन के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। लेकिन सभी रेज आ रही हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, तो हम बहुत ही ईजिली चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप होता है बहुत ही एफिशिएंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जो स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप होता है, नो एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, आपको मैंने बताया। डू नॉट नीड एओ की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जो एडॉप्टिव ऑप्टिक्स होती है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ग्राउंड में पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि जो ब्लर होता है उसको ख़त्म करने के लिए। इसमें देखा वाइडर स्पेक्ट्रम रेस। वाइडर स्पेक्ट्रम रेस मतलब क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं 7 प्रकार की, सातों के सातों उस पर पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट को ठीक से एनालिसिस किया जा सकता है। यहीं पे क्या होता है, सिर्फ विजिबल और इंफ्रारेड ही बैंड आ सकते हैं हमारे अर्थ पे, बाकी तो चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं।
फर्स्ट एम क्लास अपर्चर इज अ नियर फ्यूचर्स, 4 एम क्लासेज अपर्चर इन द नियर फ्यूचर, इन द इंस्ट्रूमेंट्स आर लिमिटेड बाय द पेलोड्स, ठीक है। और क्या होता है कि इसके जो भाई इसके लिमिटेशंस हैं ना, इनका पेलोड से भी कम हो सकता है, इनके पास मोर कॉम्प्लेक्स, इनमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, जितने चाहें उतने इंस्ट्रूमेंट इसमें डाल सकते हैं आप। तो जो स्पेस में जिस टेलीस्कोप के भेज दिया उसमें ऐड ऑन करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन इन द ईयर लाइफ टाइम, हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए कि जो सोलर टेलीस्कोप होते हैं उनका एक लाइफ टाइम होता है, वो 5 साल 6 साल 7 साल तक ही रह सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर से हमको क्या है लॉन्च करना पड़ता है सैटेलाइट को। वहीं पे अगर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की बात करते हैं तो वो ग्राउंड पे है, अगर आप सोचिए उसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया तो हम उसको मेंटेनेंस करके उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रॉफिट है कि हम लाइफ टाइम ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की बढ़ा सकते हैं, जबकि इसकी नहीं बढ़ा सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट हार्ड फॉर मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत हार्डर होता है, लेकिन ये बहुत ईजिली मेंटेन किया जा सकता है, इसीलिए इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लें। अंतरिक्ष सौर दूरबीन क्या होता है, कोई इसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, व्यापक रूप से ये होता है चीज़ें, और ये दृश्यमान और रक्त बैंड होता है, उपकरण अपलोड द्वारा सीमित होता है, अधिक जटिल और लचीला उपकरण होता है, जीवन काल में वर्षों में अवलोकन जारी रखें, लंबे जीवन काल तक ये चीज़ें रहती हैं, और इसमें रख रखाव या मेंटेन बहुत कठिन होता है, लेकिन भू आधारित दूरबीन में इसका जो रख रखाव होता है या उन्नयन बहुत ही आसान होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप को थोड़ा देख लेते हैं। अब ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप देखिए, ये अर्थ पे है, ये क्या है, ये धरती पे है, और ये देखिए स्पेस में है, ये कहाँ है, स्पेस में है, देख रहे हैं, यहाँ से हम स्पेस में चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे ये इस पर रिफ्लेक्ट होंगे, तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे तो केवल रेडियो और इंफ्रारेड वेव ही आ सकती हैं, और ज़्यादा वेव नहीं आ सकती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। जैसे हमने बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 प्रकार के रेडिएशन होते हैं। पहला होता है रेडियो, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस एंड गामा रेस। अगर आप देखिए धरती पे क्या है कि रेडियो वेव्स आ पाती है, बाकी वेव्स रिफ्लेक्ट हो पाती है। उसके बाद हम देखेंगे तो इंफ्रारेड और विजिबल रेस धरती पे आ सकती है, बाकी चीज़ें नहीं आ सकती, रिफ्लेक्ट हो पाती हैं। इसीलिए इनका जो स्टडी करना है ग्राउंड से डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप अगर बात करिए, अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। इसका जो वेव लेंथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ इन वेव लेंथ। अगर वहीं पे अगर लेफ़्ट टू राइट जाया जाए तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। आप समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड विजिबल ही धरती पे आ पाती, बाकी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो इसमें ये होता है कि कौन कौन से टेलीस्कोप हैं। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए, नाम दे देगा एंड पूछेगा कि बताइए ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है या स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है। बस इसको देखने की आवश्यकता है, किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था, उसके बाद इसका पर्पज़ क्या है, तीनों चीज़ों हम देखने की कोशिश करेंगे बहुत ही तेज़ी से। इसमें आपको क्या होता है, की टर्म्स हैं, आप बस ये याद रखिए कि ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है या फिर एक तरीके से स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की हम बात करेंगे। तो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में सबसे पहले है देवास्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, और ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको देवास्थल नैनीताल में लॉन्च किया गया है इन द सेंट्रल हिमालय रीजन। ऑब्जर्वेशन ऑफ द ड्वार्फ गैलेक्सी, हम ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ज्वाइंट कोलैबोरेशन विद इंडिया, रशिया एंड बेल्जियम का ज्वाइंट कोलैबोरेशन साइंटिस्ट का है। दूसरा देखेंगे, ये भी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये नेशनल सेंटर फॉर दी रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और रेडियो टेलीस्कोप फैमिली लोकेटेड नियर द पुणे के द्वारा इसको किया गया है फैसिलिटी। और ये क्या है, रेडियो टेलीस्कोप। हमने क्या कहा, अगर जितने ग्राउंड बेस्ड जितने टेलीस्कोप हैं, हमने क्या बोला, उसमें या तो इंफ्रारेड चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा या तो रेडियो। तो इसमें देखिए रेडियो जो रेडियो वेवलेंथ है उसी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो रेडियो टेलीस्कोप ये भी है। और एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ये क्या है, IIA के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बेंगलोर द्वारा इसको बनाया गया। इट इज़ लोकेटेड एट दी सरस्वती हॉर्न एल्टीट्यूड ऑफ द 4500 मीटर इन लद्दाख में इसको इस्टेब्लिश किया गया है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को। ठीक है, ये हिंदी में है। आगे देखते हैं, 30 मीटर टेलीस्कोप, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है ये, 30 मीटर टेलीस्कोप। इट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड एट अ मौना किया इन हवाई।
मोना किया हवाई में इसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ इंटरनेशनल पार्टनरशिप बिटवीन दी काल्टेक एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कैलिफोर्निया, कनाडा, जापान, चाइना और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था इसको बनाने में। इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत योगदान इसमें है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वहीं पे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं स्काओ के बारे में, तो इट इज़ न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड रेडियो, हमने क्या जो भी ग्राउंड पे रहेगा हम रेडियो वेव्स को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड इट इज़ हेडक्वार्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। पूछा जाए कि जो स्काओ होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूके में है। इसमें जो किस 10 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था बनाने में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड यूके में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। द टेलीस्कोप इज़ प्रपोज टू बी द लार्ज रेशियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। द कोर ऑफ द टेलीस्कोप विल बी बेस्ड इन दी काओ डिजर्ट इन साउथ अफ्रीका। ये कहाँ पे, कई जगह इसको इसके जो सब सेंटर है कई जगह बनाए गए हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में क्या है कि जो इसका कोर टेलीस्कोप है, जो महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है, उसको कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के काओ डिजर्ट में लॉन्च किया गया है, पूछा जा सकता है आपसे। वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टेलीस्कोप विल बी द बिल्ड इन दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी इसके बनाए गए हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज द रेडियो टेलीस्कोप, ये भी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, टू डिटेक्ट द रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स एंड एक्सप्लोर इट। हमने क्या बोला था आपको कि ये क्या डिटेक्ट करेगा, रेडियो वेव को, जो जितने ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स में रेडियो वेव्स उनसे आती हैं, उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप। अब इसमें जो अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना होता है, ये क्या होता है, तो इट इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप, हमने बताया था। डिटेक्ट जहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे ट्रिक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया, अगर जहाँ पे रेडियो डिटेक्शन की बात आती है, इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप इसको याद करिएगा। ये अंटार्कटिका में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नासा साइंटिस्ट ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनोस एनी काइंड्स, जो एंटीना डिटेक्ट्स द न्यूट्रिनोस पिंगिंग्स अप फ्रॉम द स्पेस एंड कोलाइडिंग विद द मैटर इन विच द अंटार्कटिक शीट्स थ्रू द अक्षयन इफेक्ट। द अक्षयन इफेक्ट इज द फिनोमिना, पूछ सकता है अक्षयन इफेक्ट क्या है। ये एक ऐसा फिनोमिना है वेयर बाय पार्टिकल्स ट्रैवलिंग फास्टर देन द फ्रेश वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द डेंस डाई इलेक्ट्रिक सच एज अ साल्ट, आइस, lunar, लिगोलिथिक एंड दी प्रोड्यूस द शोर ऑफ द सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। असकारियन प्रभाव वह परिघटन है जिसमें कोई कण सघन परावैद्युत जैसे नमक, बर्फ, चंद्र, रेजोलिथ में प्रकाश में फेज वेग से तेज गति से यात्रा करता है, जो द्वितीयक आवेश कणों की बौछार पैदा करता है। इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप। अब तक हमने क्या देखा, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के बारे में। अब हम देखेंगे स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स, ये क्या है, तो इंफ्रारेड, हमने क्या, रेडियो और इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करता है। यह नासा द्वारा बनाया गया था, यूरोपियन स्पेस भी इसमें था और एक तरीके से कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिल करके, तीनों साइंटिस्टों ने साझा करके इसको बनाया था। इट विल स्टडी द एवरी फेजेज इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के हर फेज को स्टडी करेगा। रेंजिंग द फर्स्ट लुमिनस ग्लो आफ्टर द बिग बैंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम कैबल ऑफ द सपोर्टिंग लाइफ प्लानट, ये सारी चीज़ें, बिग बैंग कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों को, लाइफ कैसे है, एग्जिस्ट कैसे की, इन सब चीज़ों को ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्टडी करेगा। हबल टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे तो हबल बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है, ये भी स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है। नासा ने इसको 1990 में इसको लॉन्च किया था। बिल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी, नासा के द्वारा इसको बनाया गया था विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओनली टेलीस्कोप डिजाइन टू बी द सर्वाइव इन द स्पेस बाय द एस्ट्रोनॉट्स, ध्यान रखिएगा ये बात। Hubble space telescopes look deep into the space with the camera that can see across the entire optical spectrum from the infra to ultraviolet। अब हमने क्या बोला था कि जो भी स्पेस में चीज़ें होंगी वो मतलब सिर्फ रेडियो और इंफ्रारेड ही नहीं, ऑब्वियसली जब जितने रेडिएशन है सबको ऑब्जर्व कर लेगी, क्योंकि वहाँ पे सारे रेडिएशन पड़ेंगे उसके ऊपर और ऑब्जर्व कर लेगी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट को। आगे देखते हैं तो स्पीजर स्पेस टेलीस्कोप, जो स्पीजर स्पेस टेलीस्कोप होता है ये क्या होता है, इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। क्या है, इंफ्रारेड है। लॉन्च बाई नासा इन 2003। चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेशन क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्स रे टेलीस्कोप है, पार्ट ऑफ नासा ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। चंद्रा एक्स ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व लाइट फ्रॉम दी
एक्सप्लोडेड स्टार्स, मिलियंस डिग्री गैसेज एंड मटेरियल कोलाइडिंग अराउंड द ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पता करेगा। एस्ट्रोनॉट क्या है? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोसैट इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सेटेलाइट है। मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप विद स्टार्टेड इट ऑपरेशन इन 2016, लॉन्ग टाइम ऑफ द 5 ईयर्स। तो इसका एक उम्र भी होता है, जितने स्पेस टेलीस्कोप हैं उनका एक लाइफ टाइम होता है, जिसमें से एस्ट्रोसैट का लाइफ टाइम क्या है? 5 वर्ष। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम चीज़ों को। अब स्पेस मिशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्पेस मिशन न्यूज़ में रहे हैं और रिसेंट जो चीज़ें चली हैं उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, जैसे आदित्य L1। आदित्य L1 कौन से सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड गया स्टडी करने के लिए? सन के। इसका पर्पस क्या था? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन विच इज़ एम टू मेजर द सोलर कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड रेगुलेशन। आपको पता है सन का जो ऊपरी लेयर होता है उसको कोरोना बोला जाता है, पता होना चाहिए आपको। इट वुड बी प्लेस इन टू द पॉइंट of the space known as L1 Lagrange point. It will the study L1 Lagrange point। आपको पता है L1, L2, L3, L4 4 प्रकार के Lagrange point होते हैं, वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। जो PSLV होता है, PSLV C5 अमेजोनिया 1 सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। और किसने किया था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसएल के द्वारा फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन था। ये क्या कॉमर्शियल मिशन था? GOI company under the Department of the Space would be provided the analysis of the diverse agricultural across the Brazilian territory। उसके बाद चंद्रयान 3 को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है मून पे लॉन्च किया जाएगा। 2 भी लॉन्च किया गया था। इट विल बी अ मिशन रिपीटेड ऑफ द चंद्रयान 2 बट इट विल ओनली इंक्लूड अ लैंडर एंड रोवर सिमिलर टू दैट ऑफ द चंद्रयान 2। आगे देखेंगे स्पेस मिशन इन न्यूज़, कौन कौन से स्पेस मिशन न्यूज़ में रहे हैं? सबसे पहले होप एक स्पेस मिशन रहा है। किस एजेंसी ने इसको किया था? तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर UAE के द्वारा फर्स्ट मिशन था, UAE का द्वारा। एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इट इज़ अरब्स वर्ल्ड फर्स्ट मिशन, अरब का पहला मिशन था मार्स का। एक्सोमार्स 2022 में ESA और रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था। रोवर विल बी द फर्स्ट मिशन टू कंबाइन द कैपेबिलिटी मूव अक्रॉस द सरफेस एंड स्टडी द मार्स एट डेप्थ। मार्स को बहुत ही गहराई में एनालिसिस करेगा, स्टडी करेगा एक्सोमार्स। किसके द्वारा? ESA और रशिया के द्वारा बनाया गया। उसके बाद परसिवरेंस किसने? नासा ने लॉन्च किया। ये क्या है? सी द साइन ऑफ द एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट द सैंपल ऑफ द रॉक्स एंड रेगोलिथ ब्रोकन रॉक्स एंड सॉलिड फ्रॉम दी फॉसिल्स रिटर्न टू दी अर्थ। ठीक है। उसके बाद तियावेन 1 चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। चाइना की चीज़ें तो समझ में एग्जाम में पूछा गया तो ऐसे इनका नाम तियावेन, पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम होता रहता है, बहुत सारे नाम हैं, तो ये तो नाम पता चल जाता है उनका कि ये चाइना की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं राशिद जो स्पेस मिशन था ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इन्वेस्टिगेट द लूनार सॉइल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस। सक्सेसफुल 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। UAE could become the first Arab country had the 4th nations of the earth to land spacecraft on the moons and after the US, Soviet and China। तो ऐसा होगा अगर इसने UAE ने लॉन्च कर दिया तो चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो एक तरीके से अपना जो उसका रोवर है लैंडर उसको भेज पाएगा कहाँ पे? मून पे। USA, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद। ठीक है, उसकी सॉइल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। सोहो किसके द्वारा? नासा और ESA के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया और लिंग्रीज पॉइंट पे प्लेस्ड है। उसके बाद सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेशन नासा के द्वारा, या फिर आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नासा के द्वारा। ये पूछा जा सकता है, आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नासा के द्वारा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लगातार पढ़ते रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राशिद मिशन के बारे में देखेंगे। ये UAE के द्वारा लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द लूनार सॉइल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। जब ये लॉन्च किया जाएगा तो चौथा सबसे धरती का चौथा देश बन जाएगा जो लूनार सॉइल को और इसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ को कंडक्ट करेगा, इसके बारे में स्टडी करेगा। ठीक है ना, ये 24 में सक्सेसफुल होगा। और स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून आफ्टर द, इसमें स्पेस क्राफ्ट भी जाएंगे मून पे, लैंड करेंगे, चौथा देश बन जाएगा। सोहो किसके द्वारा? नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था लिंग्रेगियन पॉइंट पे। और सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी नासा के द्वारा किया गया। आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नासा के द्वारा किया गया, जिसका एम क्या है? सेंडिंग अ नेक्स्ट मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम
क्या करेगा, नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन, अगले पुरुष और पहली महिला को भेजेगा लूनार सरफेस पे 2024 तक, और इसकी प्रक्रिया लगभग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एक आध बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इट इज़ अरब्स वर्ल्ड फर्स्ट मिशन, अरब का पहला मिशन था मार्स का। एक्सोमार्स 2022 में ESA और रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था। रोवर विल बी द फर्स्ट मिशन टू कंबाइन द कैपेबिलिटी मूव अक्रॉस द सरफेस एंड स्टडी द मार्स एट डेप्थ। मार्स को बहुत ही गहराई में एनालिसिस करेगा, स्टडी करेगा एक्सोमार्स, किसके द्वारा, ESA और रशिया के द्वारा बनाया गया। उसके बाद परसिवरेंस किसने, नासा ने लॉन्च किया। ये क्या है, सी द साइन ऑफ द एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट द सैंपल ऑफ द रॉक्स एंड रेगोलिथ ब्रोकन रॉक्स एंड सॉलिड फ्रॉम दी फॉसिल्स रिटर्न टू दी अर्थ। ठीक है, उसके बाद Tianwen-1 चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। चाइना की चीज़ें तो समझ में आया, एग्जाम में पूछा गया तो ऐसे इनका नाम Tianwen, पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम होता रहता है, बहुत सारे नाम हैं, तो ये तो नाम पता चल जाता है उनका कि ये चाइना की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, राशिद जो स्पेस मिशन था ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट द लूनार सॉइल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस। सक्सेसफुल 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। UAE could become the first Arab country had the fourth nations of the earth to land spacecraft on the moons and after the US, सोवियत एंड चाइना। तो ऐसा होगा, अगर इसने UAE ने लॉन्च कर दिया तो चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो एक तरीके से अपना जो उसका रोवर है, लैंडर, उसको भेज पाएगा कहाँ पे, मून पे, USA, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद। ठीक है, उसकी सॉइल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। सोहो किसके द्वारा, नासा और ESA के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया और लिंगरीज पॉइंट पे प्लेस्ड है। उसके बाद सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेशन नासा के द्वारा, या फिर आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नासा के द्वारा, ये पूछा जा सकता है। राशिद मिशन के बारे में देखेंगे, ये UAE के द्वारा लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द लूनार सॉइल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। जब ये लॉन्च किया जाएगा तो चौथा सबसे धरती का चौथा देश बन जाएगा जो लूनार सॉइल को और इसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ को कंडक्ट करेगा, इसके बारे में स्टडी करेगा। ठीक है ना, ये 24 में सक्सेसफुल होगा। और स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून्स आफ्टर द, इसमें स्पेस क्राफ्ट भी जाएंगे मून पे, लैंड करेंगे, चौथा देश बन जाएगा। सोहो किसके द्वारा, नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था लिंग्रेगिन पॉइंट पे। और सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी नासा के द्वारा किया गया। आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नासा के द्वारा किया गया, जिसका एम क्या है, सेंडिंग अ नेक्स्ट मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये आर्टेमिस लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम क्या करेगा, नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन, अगले पुरुष और पहली महिला को भेजेगा लूनार सरफेस पे 2024 तक, और इसकी प्रक्रिया लगभग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको देखूंगा। और मैं तो आपको कहता भी हूँ, अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो कांटेक्ट करिए, हम उसको आपको ईजिली प्रोवाइड कराएंगे, समझाएंगे और चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।